किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्षा ऋतु का समय चल रहा है और साथ ही साथ समय चल रहा है खरीफ की फसलों का। तो ऐसे मौसम में हमें हमारी खरीफ की फसलों का विशेष ध्यान रखना होता है। तो वे कौन कौन से ऐसे समसामयिक कार्य हैं जो इस मौसम में करने आवश्यक हो जाते हैं, इस पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कार्यक्रम का विषय है खरीफ फसलों में सामयिक कार्य। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पी.एन. त्रिपाठी जी, जो कि साइंटिस्ट हैं कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे बीच में सचिंद्र जैन जी भी मौजूद हैं, जो कि दमोह से हमारे बीच में आए हैं और प्रसंस्करण के क्षेत्र में आपने काफ़ी नाम कमाया हुआ है। सचिन जैन जी, आपका भी हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे कि खरीफ फसलों के लिए ऐसी कौन कौन सी विशेष बातें हैं जो इस समय ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम ये जानते हैं कि जून से हमारा जो है खरीफ का सीज़न स्टार्ट हो जाता है और इस साल वर्षा भी बिल्कुल समय से हुई है और अच्छी वर्षा हुई है। तो निश्चित रूप से किसान भाइयों ने क्षेत्रवार जहाँ जो फसल लगाना है, जैसे कि जो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से सोयाबीन का एरिया है, मालवा और हमारे बुंदेलखंड में जहाँ भारी मिट्टी, वहाँ पे सोयाबीन की फसल लेते हैं। धान का भी एरिया है काफ़ी, और मूंग है, उड़द है, अरहर है, तिल है। ऐसी जो प्रमुख फसलें हैं, ज्वार है, बाजरा है, इनको काफ़ी प्रमुख रूप से किसान भाइयों ने लगाया है। लेकिन क्योंकि वर्षा की मात्रा ज़्यादा है, लगातार बारिश हो रही है और आवश्यकता से अधिक पानी गिर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस अनावश्यक जल को, जो अतिरिक्त जल है, उसको खेत से बाहर करना बेहद ज़रूरी है। इस वर्तमान परिस्थिति की पहली मांग ये है। दूसरा कि निदाई गुड़ाई, और तीसरा ये कि कोई ऐसे पोषक तत्व की कमी परिलक्षित होती है या कि रोग व्याधि, तो इस प्रारंभिक अवस्था में उसको भी नियंत्रित करने की सख्त ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जैसे अधिक वर्षा की जब कभी कभी जब स्थिति बनेगी, जी तो ऐसी स्थिति में जो खरीफ फसलों की हम देखभाल कैसे करेंगे, और खासतौर से डॉक्टर साहब सोयाबीन की बात करें, जी, काफ़ी सेंसिटिव फसल है, बिल्कुल बारे में आप क्या कहना बिल्कुल। जैसा आपने कहा सोयाबीन को लेकर के, सोयाबीन निश्चित रूप से कैश क्रॉप है हमारी और प्रमुख सोया स्टेट के नाम से हम जाने जाते हैं मध्य प्रदेश को। तो ऐसी स्थिति में सोयाबीन को लेकर के, यदि सोयाबीन को जो है बीज उपचारित करके और रिज फरो सिस्टम में, जिसको हम कूड़ नाली पद्धति कहते हैं, ये उस पद्धति से किसान भाइयों ने बोनी किया है, तो निश्चित रूप से ये जो अति वर्षा में भी फसल के सड़ने की संभावना बहुत कम रह जाती है। तो ये तो कूड़ नाली पद्धति से बोनी किया। यदि ऐसा नहीं किया है तो उनको खेत से अतिरिक्त जल को निकालने के लिए निकासी नाली बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसका आंतरिक निकासी करना बेहद ज़रूरी है। जी बिल्कुल। किसान भाइयों, सचिन जैन जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सचिन जैन जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि किस प्रकार से आपने अपने काम की शुरुआत करी, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। जी, मैं शुरू से ही मैं अकाउंट से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने अकाउंट के विभिन्न पदों पे काम किया और मैंने सोचा नहीं था कि मैं सेक्टर में आ जाऊंगा, लेकिन भगवान की आशीर्वाद है और उनके देन है कि मैं इस सेक्टर में आया और मैं किसानों की सेवा कर रहा हूँ। जब मैंने शुरुआत की तो मैं एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव के पद पे एक क्लॉथ कंपनी में था, फिर मैं माइनिंग कंपनी में आया और ऐसे ही करते करते मुझे एक CSR में काम मिला, प्रोजेक्ट का, डेयरी प्रोजेक्ट का अकाउंटेंट के पद पे। तो फिर मैंने धीरे धीरे गांव में जाके मीटिंग ट्रेनिंग देखना शुरू किया, कैसे मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है। फिर मैंने जब इसको समझा तो मैं भी किसानों से क्वेश्चन करने लगा कि कैसे होता है, दूध के बारे में जानकारी हासिल की। तो मुझे ऐसा लगा कि इस सेक्टर को और मजबूत करने की ज़रूरत है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि CSR था, साल 2 साल चला और फिर बंद हो गया, तो मैं भी जॉबलेस हो गया था। तो मैंने किसानों के साथ मिलकर ही एक समूह की रचना की और समूह से हम लोगों ने BMC, एक छोटी सी BMC यूनिट होती है जिसमें दूध को आप ठंडा करके सुरक्षित रख सकते हैं, एक छोटे से गांव में शुरू की। उसके बाद धीरे धीरे करके हमने ऐसे 8 जगह स्थापित की, जहाँ पे 8 सेंटरों पे 8 लोगों को रोज़गार मिला और वहाँ पे किसानों का जो रुझान आया
जो किसान बोलते थे कि मेरा दूध 20 रुपये लीटर बिकता था, वो उनका 60 रुपये और 65 रुपये लीटर दूध बिकने लगा। जब उसमें फैट लगती 10 फैट 9 फैट आती है तो उनको 80 रुपये 90 रुपये लीटर का पेमेंट आज की डेट में मिल रहा है। तो किसानों के उसमें जो परिवर्तन आया, तो किसानों ने भी अपने पशुओं में बदलाव लाए और उनने संतुलित पशु आहार में ही बदलाव लाए, तो उनका भी दूध का प्रोडक्शन बढ़ा और इनकम बढ़ी। और दूध का बिजनेस है, डेली सोर्स ऑफ इनकम है उसमें। अब जैसे कि हम अनाज लगाते हैं तो 3 महीने 4 महीने बाद आय अर्जन करते हैं, लेकिन दूध में ऐसा है कि दूध से आप तुरंत आय का अर्जन कर सकते हैं, साथ में उसमें मूत्र और गोबर को भी बेच के आप पैसे कमा सकते हैं। जी सचिन जैन जी, वही हम ये जानना चाहेंगे कि आपने एक लंबा सफ़र तय किया है और नौकरी के साथ साथ में आपने जो अपना स्वरोजगार स्थापित किया, कठिनाइयाँ तो ज़रूर आई होंगी उसमें, तो कठिनाइयों के बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की वो कठिनाइयाँ थी और वो जो चुनौतियाँ थीं जो आपको जिनका आपको सामना करना पड़ा। ये धंधा विश्वास का धंधा है और विश्वास जीतना बहुत ही कठिन है आज के समय में। और हम लोग ने इसमें नियमित गांव-गांव जाके मीटिंग ट्रेनिंग की, निःशुल्क कैंप लगाए, किसानों के प्रति विश्वास जमाया कि हम लोग इस व्यवसाय में धोखा नहीं करेंगे। चूँकि पहले लोगों ने व्यापार किया तो पैसे खा गए या फिर पैसे मन देने से मना कर दिया, लेकिन हमने ये विश्वास स्थापित किया, अगर आपका 1 रुपये का भी दूध हमारे पास जमा है तो उसका भुगतान आपको खाते में या नगद जैसा भी होगा साधन से किया जाएगा, और हम कर भी रहे हैं। तो आज की डेट में जिला में जहाँ जहाँ हमारे सेंटर लगे हैं वहाँ किसान को पता है कि सचिंद्र जैन के यहाँ अगर दूध गया है तो उसका पूरा भुगतान मिलेगा, और किसान को इस बात की खुशी है कि ऐसा व्यवसाय हमारे क्षेत्र में हो रहा है। बिल्कुल, देखिए कितनी अच्छी बात बताई सचिन जैन साहब ने कि जहाँ चाह वहाँ रहा, यानी यदि प्रयत्न किया जाए तो कुछ भी काम असंभव नहीं है और चुनौतियों का सामना करते हुए वे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का विषय है खरीफ फसलों में सामयिक कार्य, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पी.एन. त्रिपाठी जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ सचिंद्र जैन जी भी हमारे बीच में दमोह से आए हुए हैं, जो कि प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बात करेंगे कि सोयाबीन की जो फसल है, यदि उनकी बात करें तो उसमें जो कीट रोग जो हो जाते हैं इस समय जो काफ़ी सक्रिय रहते हैं, इसके बारे में बात बताइए और उनका निराकरण क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सोयाबीन जो हमारी प्रमुख फसल है, उसमें जो इस स्थिति पे जो अभी हमें मानते हैं फसल हमारी करीब 22 दिन के आसपास की फसल है हमारी, तो ऐसी स्थिति में जो है एक तो वर्षा, लगातार वर्षा के कारण, जैसा हमने पहले भी बताया कि एक सड़ने की समस्या आ जाती है, तना गलन की बीमारी आ जाती है। और दूसरा, जहाँ यदि हम कीट की बात करें, उसमें सफ़ेद मक्खी, यदि हमने बीजोपचार कीटनाशी से करके नहीं किया है तो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हमारे फसल में दिखने लगता है, जो कि आगे चल के वो सफ़ेद मक्खी के माध्यम से जो है वायरस रोग को फैलाने का, मोजेक रोग फैलाने का काम ये सफ़ेद मक्खी करती। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई सजगता से, यदि उनको कहीं खेत में इस तरह से पीला और सिकुड़े हुए एक पत्ता, कहीं कोई एक भी पौधा दिख जाए, तो समझ दें कि उसमें कहीं न कहीं वाइट फ्लाई का प्रकोप दिख रहा है। ऐसी स्थिति में उस इफेक्टेड पौधे को वहाँ से निकाल करके और उसमें जो है अनुशंसित जो कीटनाशी की मात्रा है, जो अनुशंसित कीटनाशी हैं, उनका उसमें छिड़काव करना ज़रूरी है। साथ ही साथ अब कई ऐसे तरीके आए हैं कि हम जो है, जैसे फेरोमोन ट्रैप आता है, येलो स्टिकी ट्रैप्स आते हैं, ये भी हम खेत में लगाएं। तो ये येलो स्टिकी ट्रैप जो पीला प्रपंच कहलाता है, पीला कलर उसमें पोता रहता है, उसमें ग्रीसिंग रहती है, तो उसको यदि हम खेत में 15 से 20 यदि हम उसमें अपने खेत में 1 एकड़ में लगा दें, तो जो वाइट फ्लाई है वो पीले कलर के प्रति काफ़ी आकर्षित होती है, तो वो जा कर के उसमें ऐसी चिपक जाती है। तो इस तरह से यदि हम जिसमें हम यदि रासायनिक दवा नहीं डालना है, तो रासायनिक दवा न डालने के एवज में यदि आप पीला प्रपंच भी आप अपने खेत में लगा सकते हैं। और साथ ही साथ जब ऐसा लगता है कि नहीं, नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तब फिर हम कीटनाशी में जा कर के और कीटनाशी का छिड़काव
अनुशंसित कीटनाशी का छिड़काव हमें करें। जी वहीं डॉक्टर साहब, बाजरे और यदि हम मक्का की फसल की बात करें तो ऐसे कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करना आवश्यक जी होता है? बिल्कुल, बाजरा और मक्का, क्योंकि हम इनको मानते हैं कि बाजरा जो है जहाँ कम वर्षा का क्षेत्र रहता है वहाँ बाजरा का एरिया ज़्यादा रहता है, इसको कम वर्षा की ज़रूरत भी होती है। लेकिन इस साल काफ़ी अच्छी वर्षा है तो निश्चित रूप से हमारी फसल भी अच्छी होगी बाजरा की। तो बाजरे में भी निश्चित है बोनी हो चुकी, इनकी जून में बोनी 1 महीने से ऊपर की फसल है मक्का और ज्वार बाजरा की। तो ऐसी स्थिति में हमें जो नाइट्रोजन उर्वरक देने का जो है वो कि हम कम से कम फसल अवधि में मंजरी आने के पहले हम 3 बार 3 स्टेप में हम यूरिया का प्रयोग करते हैं एक बराबर मात्रा में। तो बोते समय किसान भाइयों ने किया होगा। दूसरा, जब हमारी फसल 15 से 20 दिन की हो जाती है तब करते हैं। और तीसरा, जब घुटने की आकार में उसमें हाइट में आ जाती है नी स्टेज में तो हम करते हैं। फिर चौथा जो है मंजरी आने के पूर्व उसको हम करते हैं। तो इस तरह से 4 बराबर भागों में हम यूरिया की मात्रा को कर देते हैं तो निश्चित रूप से वो करीब हमारा 28-28 किलोग्राम आता है। तो ये निदाई गुड़ाई करने के बाद में किसान को प्रयोग करना चाहिए। जी 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 जी। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि यदि कोई ऐसा उसमें उनको चिन्हित ऐसा दिखता है, जैसे हमने कहा कि मक्के में विशेष रूप से जिंक की कमी परिलक्षित होती है करीब 1 महीने के आसपास की फसल में, तो उसका एक प्रमुख जो लक्षण होता है कि जो निकलती हुई जो पत्तियां हैं, कलियां हैं, उसमें सफ़ेद धारी दिखती है, व्हाइट बड के नाम से वो जाना जाता है। तो यदि ऐसी कोई कहीं समस्या है तो निश्चित रूप से फिर हमें जो है जिंक को हमें अप्लाई करना, छिड़काव के माध्यम से फसल में देना पड़ेगा। वहीं कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ये भी बहुत ज़रूरी है कि निरंतर फसलों की निगरानी बहुत जरूरी है। निगरानी जी, बिल्कुल करते आपने रहना सही चाहिए। कहा है बिल्कुल। कि समय समय पे किसान भाई को डेली अपने खेत में जाना पड़ेगा और निगरानी, कोई ऐसा असमानता दिखती है, कुछ ऐसा विपरीत दिखता है फसल में तो निश्चित रूप से उसका समाधान निकालना जरूरी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, फसलों की यदि बात हो ही रही है और वहीं यदि मूंग और उड़द की भी हम लगे हाथ बात कर लेते हैं तो हमारे किसान भाइयों को इसके लिए क्या क्या ख्याल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत प्रमुख फसल है, कम दिन की फसल है। मूंग का वैसे एरिया ज़्यादातर ग्रीष्मकालीन मूंग किसान भाई ज़्यादा लेने लगे हैं। और ये जो इस सीज़न में, खरीफ सीज़न में ज़्यादातर उड़द का एरिया रहता है। तो निश्चित रूप से उड़द की बहुत अच्छी किस्में आई हैं और यदि उनको हम बीज उपचार करके बोनी करते हैं तो कई समस्याएं, खासकर ये जो मोजेक वायरस जो लगता है हमारा, ये वाइट फ्लाई जो इसका संक्रमण करने का काम करती है, तो निश्चित रूप से उसमें कम लगता है। कुछ ऐसी किस्में हैं जो जिसमें टॉलरेंसी है, उसके प्रति सहनशीलता है, उसमें कम लगता है। यदि बीज उपचार करके भी कीटनाशी से किया है तो और उसमें समस्या बिल्कुल कम आती है। और यदि किसान भाई ऐसा नहीं कर पाए हैं और उड़द की फसल बोनी कर दिया है तो एक चीज़ अब हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अतिरिक्त पानी हमें बाहर निकालना है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा, यदि कहीं इस तरह से खेत में कोई पत्ता, कोई पौधा ऐसा दिखता है जो कि सभी फसल से अलग है तो निश्चित रूप से उसको वहाँ से निकाल करके और जो है उस सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण की जो कीटनाशी है उसको हमें प्रयोग करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का विषय है खरीफ फसलों में सामयिक कार्य और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर PN त्रिपाठी जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ सचिंद्र जैन जी भी हमारे बीच में दमोह से आए हुए हैं, जो कि प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सचिन जैन जी, जैसा कि आप एक लंबा समय आपने प्रोसेसिंग में दिया है, प्रोसेसिंग तक आप पहुंचे हैं मेहनत करके, आने वाले समय में इस क्षेत्र में और आप क्या क्या संभावनाएं देखते हैं? सर, इस क्षेत्र में अभी
मूल रूप से अभी हम लोग दूध पे ही काम कर रहे थे। अब हम लोग घी है, पनीर है, दही है और लस्सी है और बहुत सारे उत्पाद हैं, तो उस पर हम इसको लॉन्च करेंगे और इस पर प्रक्रिया चल रही है। अभी वर्तमान में हम घी, दही पे और पनीर पे काम कर रहे हैं और बाज़ार में भी अच्छा रिस्पांस है। जो भी ग्राहक हमसे ले जा रहा है उत्पाद, तो वो हमसे जुड़ रहा है और इसकी मार्केटिंग भी वो स्वयं कर रहा है कि भैया ये उत्पाद खाइए और इससे आपका स्वास्थ्यवर्धक भी है और टेस्ट में भी अच्छा है। और फ्यूचर में हम इसको एक ब्रांड के रूप में लॉन्च करने का प्रयास है, जिससे किसानों को अच्छी वैल्यू मिल सके दूध की। जी, वही प्रसंस्करण क्षेत्र में यदि किसान भाई और ख़ासतौर से जो हमारे युवा हैं जो जुड़ेंगे इससे, उनके लिए कैसा भविष्य देखते हैं? देखिए, प्रसंस्करण क्षेत्र में यदि हमारे पास देखिए रॉ मटेरियल तो बहुत है और सब ट्रेडिंग पे चल रहा है। कोई भी व्यक्ति कोई प्रोसेसिंग करना नहीं चाह रहा है, थोड़ा जटिल काम है, चुनौतीपूर्ण है, बाज़ार खोजना है। तो लेकिन बाज़ार तो है, बड़ी बड़ी कंपनियां तो बाज़ार में माल बेच ही रही हैं, चाहे वो पापड़ हो, चाहे वो अचार के रूप में हो, चाहे वो मसाले के रूप में हो, चाहे वो दूध के रूप में हो। लेकिन तो हमारा उत्पाद क्यों नहीं बिकेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों हम प्रयास करें, यदि बाज़ार में जाएं, लोगों से मिलें। ऐसा नहीं है कि बाज़ार वाले हमको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, हम जाएंगे बाज़ार में, लोगों से बातें करेंगे, तो बेशक है 10 किलो नहीं 5 किलो ऑर्डर आएगा हमारे पास। बिल्कुल। और धीरे धीरे ही बढ़ेगा ऑर्डर। एकदम से आप बोले कि 100 किलो बिक जाए, सचिन जी, अच्छी यदि गुणवत्ता का आप उत्पाद देंगे तो बिल्कुल मार्केट बिल्कुल बढ़ेगा। जी, वहीं सचिन जी, यदि हम बात करें किसी योजना के बारे में, तो क्या आपने कभी कोई शासन की कोई योजना का आपने कभी लाभ किया? हाँ सर, हमने उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग से हमने योजना का लाभ लिया है, जिसमें मुझे 10 लाख की सब्सिडी मिली और इसमें हमको ट्रेनिंग की भी सुविधा मिली कि कैसे उत्पाद बनाएं आप, कैसे काम करें उस पर आप। ये सब कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ही हम लोग को ट्रेनिंग दी गई थी कि दूध में आप दूध को सुरक्षित रखना, दूध से कितने उत्पाद बनाना, कितनी क्वांटिटी में उसको। देखो, टेम्परेचर का बहुत खेल है दूध के धंधे में, तो आप टेम्परेचर मेंटेन कैसे कर सकते हैं, किस टेम्परेचर पे आपको पनीर बनाना है, दही बनाना है। इसके लिए अलग से वैज्ञानिक हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में, जो समय समय पर हम लोग को गाइड करते रहते हैं। और मैं अपने युवाओं से यही बोलना चाहूँगा, आप प्रयास करें, घबराएं नहीं। धीरे धीरे आपका बाज़ार उपलब्धता धीरे धीरे आएगी, बाज़ार में आपका उत्पाद सम्मानपूर्वक बिकेगा, क्योंकि हम गांव से अच्छा साफ़ सुथरा माल बाज़ार में गांव में उपलब्ध है, जिससे आप उत्पाद बनाएंगे तो वो भी स्वच्छ रहेगा, स्वास्थ्यवर्धक रहेगा और धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी। एकदम से डिमांड नहीं आती बाज़ार में, ये तय है। सचिन जैन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप मेहनत करते रहिए, निश्चित तौर से बाजार तो है ही, और आप अच्छे उत्पाद तैयार करते हैं तो आपको मार्केट तो मिलेगा ही, सफलता भी हासिल मिलेगी। डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे भी हम संक्षेप में जानना चाहेंगे कि आप हमारे किसान भाइयों को खरीफ फसलों के बारे में क्या शॉर्ट में टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत सही है। टिप्स में यही है कि खरपतवार नियंत्रण बेहद ज़रूरी है, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण से हम अपनी कम से कम 15 से 20% उपज बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा कि यदि पोषक तत्व प्रबंधन बेहद ज़रूरी है, और पोषक तत्व प्रबंधन में यदि बोनी पूर्व कोई कमी रह गई, कोई पोषण को हमने नहीं दिया है पोषक तत्व को, तो उसको खड़ी फसल में भी हम अपना सकते हैं, वो छिड़काव के माध्यम से। लेकिन हमें पता हो कि किस पोषक तत्व की हमारे फसल में कमी दिख रही है, तो पोषण प्रबंधन बेहद ज़रूरी है। और तीसरा, लगातार हम देखभाल करते रहें, जल निकासी करते रहें, तो निश्चित रूप से उपज हमें अच्छा मिलेगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही सचिन जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है खेती की खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान, अब मौसम का सटीक अनुमान संभव। फ्रोजन आलू उत्पाद इकाई का प्रस्ताव। खरीफ फसलों की बुआई 54% पूरी। खरीफ फसलों में जल निकास की सलाह। और अब खबरें विस्तार से। देश के अधिकतर हिस्सों में जुलाई में दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जो दीर्घावधि औसत LPA का 106% रहेगा। विभाग के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि जुलाई में पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों, पूर्वी भारत के कई इलाकों और बिहार सहित दक्षिण प्रायद्वीप भारत के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 2025-26 की सर्दियों में अल नीनो आने की कोई संभावना नहीं है, और 2025 के दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के उत्तरार्ध में तटस्थ अल नीनो
की स्थिति की करीब 82% संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि जुलाई में औसत अधिकतम तापमान कई इलाकों में सामान्य से कम रह सकता है, मगर पूर्वोत्तर, उत्तर पश्चिम, पूर्वी और दक्षिण प्रायद्वीप के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान की संभावना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए मिशन मौसम के तहत भारत की मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिमला में भारत के सबसे पुराने IMD पूर्वानुमान केंद्रों में से एक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की क्षमता को उन्नत करते हुए अब वास्तविक समय में पूर्वानुमान देने वाली तकनीकों को अपनाया जा रहा है। इसके लिए देश भर में स्वचालित मौसम स्टेशन और डॉपलर रडार लगाए जा रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मुंबई जैसे क्षेत्रों में लोग अब IMD की मोबाइल सेवाओं के माध्यम से दैनिक गतिविधियों की योजना बनाते हैं। उन्होंने यह कहा कि विश्वसनीयता का प्रमाण यह भी है कि लोग अब घर से निकलने के पहले IMD का व्हाट्सएप अपडेट देखकर निर्णय लेते हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि किसानों और कृषिविदों के लिए विशेष ऐप उपलब्ध कराया गया है, जिससे वे फसल चक्र, सिंचाई और कीटनाशक छिड़काव के बारे में सटीक मौसम पूर्वानुमान प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में उद्योग और रोजगार वर्ष 2025 औद्योगिकी विकास की तीव्र संभावनाओं को साकार करने का वर्ष है। राज्य सरकार के प्रयासों से विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर निवेश प्रस्ताव मिल रहे हैं। निवेशकों को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि सहित नीतियों के अंतर्गत सभी आवश्यक सूचनाएं प्रदान की जाएंगी। डॉक्टर यादव मैकेन फूड्स के रीजनल प्रेसिडेंट पियरे डैनेट एवं प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से चर्चा कर रहे थे। मैकेन फूड्स के श्री डैनेट ने बताया कि मध्य प्रदेश में किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से स्थायी बाजार, बेहतर मूल्य और उन्नत कृषि तकनीक का लाभ दिलवाने के लिए 3800 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया गया है। प्रथम चरण में 1800 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इस निवेश के फलस्वरूप 6300 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। वैश्विक कंपनी मैकेन फूड्स भारत में मुख्य रूप से फ्रोजन आलू उत्पादों जैसे फ्रेंच फ्राइज, आलू टिक्की और स्नैक आइटम बनाती है। प्रदेश में किसानों द्वारा खरीफ फसलों की बुआई शीघ्रता से की जा रही है। किसान कल्याण तथा कृषि विज्ञान संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक खरीफ फसलों की बुआई 54% से अधिक की जा चुकी है। चालू खरीफ में निर्धारित बुआई लक्ष्य 150 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 81 लाख हेक्टेयर में बुआई की जा चुकी है। गत वर्ष समान अवधि में यह बुआई 93 लाख हेक्टेयर में हुई थी। सबसे अधिक 40 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया है। पिछले साल अब तक सोयाबीन की बुआई 46 लाख हेक्टेयर में हुई थी। इस साल 54 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई प्रस्तावित है। खरीफ की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल धान की बुआई प्रारंभिक अवस्था में है। धान की बुआई 7 लाख हेक्टेयर में की गई है, जबकि गत वर्ष अब तक 10 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हुई थी। चालू खरीफ में 36 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई एवं रोपाई प्रस्तावित है। मक्का की बुआई 20 लाख हेक्टेयर में हुई है। पिछले साल समान अवधि में 17 लाख हेक्टेयर में यह बुआई हुई थी। इस वर्ष 23 लाख हेक्टेयर में मक्का बुआई का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के वैज्ञानिकों ने किसान भाइयों को इस समय उपयोगी सलाह देते हुए बताया है कि इस समय लगातार बारिश हो रही है। अत्यधिक बारिश से मिट्टी में जल भराव हो सकता है, जिससे बाग बगीचों के पौधों के जड़ें सड़ सकती हैं और सब्जियों की फसलें खराब हो सकती हैं। फफूंद लग सकती है और कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। फसलों में मिट्टी परीक्षण उपरांत अनुशंसित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। दलहनी और तिलहनी फसलों में फास्फोरस की पूर्ति के लिए DAP की जगह सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे फसलों का फास्फोरस के साथ सल्फर और कैल्शियम भी प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले जल निकासी की व्यवस्था करें ताकि खेत में पानी जमा न हो। इसके लिए मेड़ों को काटकर नालियां बनाई जा सकती हैं ताकि पानी आसानी से निकल जाए। मौसम का पूर्वानुमान देखकर सही समय पर बुआई करें। बारिश के समय बीज जल्दी खराब हो सकते हैं, इसलिए बुआई से पहले बीजों को उपचारित करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। हम फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।